हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास है और वो भी हम कर रहे हैं हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। तो आप हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट कर रहे हो। इससे पहले हम कर रहे थे टीजीटी के अपने पेपर्स जो हमने सॉल्व कर लिए। इसके साथ ही हमने 2018 का एलटी ग्रेड का पेपर भी सॉल्व कर लिया। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस क्लास के वीडियोस देख सकते हैं। जो क्लास में नए हैं उनके लिए थोड़ी सी सूचना है कि ये आपकी क्लास आती है प्रैक्टिस सेट की 6 बजे शाम को, जिसमें हम टीजीटी के 2021 तक के सारे पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं। एलटी ग्रेड का 2018 का पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं और आज हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं इसमें पहला। तो मैंने बताया था आपको इसमें 17 सेट आपको मिलेंगे, जिसमें हम टीजीटी के हमारे जो और एलटी ग्रेड का जो हमारा था तो 12 पेपर्स वो कंप्लीट कर चुके हैं, 5 बचे हैं ये। तो ये 5 आपके प्रैक्टिस सेट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ। जो चैनल पर नए हैं, सुबह आपका 8 बजे एक प्रैक्टिस सेट आता है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें आप यही वाला पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट आता है सेम बुक का। तो आप उसमें भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। उसमें भी आपको टीजीटी के सारे पेपर्स मिलेंगे। एलटी ग्रेड वाला पेपर मिलेगा 2018 का और 5 प्रैक्टिस सेट इसी तरह से मिलेंगे उसमें। तो 17 पूरे सेट आपको मिलने वाले हैं। तो वो आपका चल रहा है, आप सुबह वो देख सकते हो। दोपहर को 12 बजे आपकी एनसीईआरटी की क्लास आती है, जिसमें हम 12th क्लास की हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके बाद आपको शाम को 6 बजे ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट आपको मिलता है, ठीक है। तो 3 वीडियो आपके दिन में आते हैं। आप तैयारी को अपनी बेहतर कर सकते हैं, आराम से करिए। और जैसे ही ये बुक्स ख़त्म होंगी उसके बाद मैं दूसरी बुक्स को कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन चलेगा सब प्रैक्टिस सेट ही। प्रैक्टिस सेट चलेगा या तो 1 लाइनर चलेगा, इसी तरह से ही सब चलेगा, ठीक है। तो अब थ्योरी नहीं चलने वाली है, सारा प्रैक्टिस ही करेंगे हम। चाहे 1 लाइनर फॉर्म में करें, चाहे हम ऐसे टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में करें, चाहे हम डिस्क्रिप्शन वाले फॉर्म में करें, लेकिन सब चलेगा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय गवाते नहीं है अपना, फटाफट से। बहुत बातें हो गई। पहला क्वेश्चन है फटाफट से करेंगे क्योंकि इसमें हमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है। अभी तक डिस्क्रिप्शन चल रहा था, लेकिन अब डिस्क्रिप्शन का काम खत्म हो गया है, तो बहुत जल्दी हमारा ये फिनिश हो जाएगा प्रैक्टिस है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, बताइए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारतीय चीन पंचशील भारत चीन बोला मैंने। भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो भारत चीन पंचशील संधि पत्र में हस्ताक्षर किए गए थे 1954 में। कब किए गए थे? 1954 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली, ठीक है। गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया? तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। नेक्स्ट है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की थी UN मुखर्जी ने और लालचंद्र ने, दोनों ने की थी, ठीक है। जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वण किस कृति का परिशिष्ट है? तो जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वण आपकी त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र, ठीक है। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र कृति का परिशिष्ट है, ठीक है। पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता कौन रहे हैं? बताइए। तो पाकिस्तान बनाने के विचार के प्रथम प्रणेता रहे हैं मोहम्मद इकबाल। कौन रहे हैं? मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने आरंभ किया? बहिष्कृत भारत पत्रिका को आरंभ किया था भीमराव अंबेडकर ने। 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए और सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करते हुए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो हमें बताना है कि कौन किससे लगा हुआ है। तो हमें बताइए, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से लड़ रहे थे? मनीराम दीवान कहाँ से लड़ रहे थे? नवाब हमीद अली खां कहाँ से लड़ रहे थे? और नाना साहब कहाँ से लड़ रहे थे? तो नाना साहब तो भाई कानपुर से लड़ रहे थे, ठीक। तो ए का हो जाएगा 2। चलो देख लेते हैं, जो आता है पहले वही देखेंगे। तो ये देखो, नाना साहब हमारे लड़ रहे थे, ए का हो गया 2। तो हमारे 2 में ऑप्शन है 2, तो भैया और ऑप्शन देखना पड़ेगा। नवाब हमीद अली खां कहाँ से लड़ रहे थे? तो नवाब हमीद अली खां लड़ रहे थे
दिल्ली से, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से लड़ रहे थे, तो मौलवी अहमदुल्ला अवध से लड़ रहे थे। और मनीराम दीवान जो है वो असम से लड़ रहे थे, ठीक है। ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं है, तो वामपंथी इतिहासकार कौन नहीं है, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार वामपंथी इतिहासकार नहीं है। नेक्स्ट है, प्रथम बार किस वर्ष में आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था, तो ये काम हुआ था 1922 में। 1922 में पहली बार आईसीएस परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेजली ने की है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी, वेलेजली ने। नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त से अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था, तो बाल भक्षक से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था हारीति का। किसका हो गया था, हारीति का। नेक्स्ट, किस अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत आईसीएस के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मद्रास का वो कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी, तो टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि करने वाला था मैकार्टनी, ठीक है। जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया, तो जनगणना के कार्य का आरंभ किया था मेयो ने। मेयो के काल में जनगणना शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई, तो भारत में 17वीं शताब्दी में नई फसलें आई थी तंबाकू और मक्का की। किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है, तो भक्ति आंदोलन के संस्थापक है रामानुजाचार्य। किताबुल हिंद के रचयिता कौन है, तो किताबुल हिंद के रचयिता है अलबरूनी। कौन है, अलबरूनी, ठीक है। नेक्स्ट है, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है, तो तुर्की जनजातियों में आपके शामिल नहीं है संसबनी। तुर्की जनजाति में सेजलुक आते हैं, करलुग आते हैं और गुज आते हैं, लेकिन संसबनी तुर्की जनजातियों में नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने भाग लिया, तो शेरशाह सूरी ने भाग लिया था इनमें से किसी भी युद्ध में नहीं, ठीक है। तो पहला युद्ध जो हुआ, प्रथम युद्ध पानीपत का हुआ था, तो बाबर और लोदी के बीच में हुआ। दूसरा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तीसरा मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था। शेरशाह सूरी के साथ में कोई भी युद्ध नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था, तो मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन अकबर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन महानुभाव संप्रदाय का संस्थापक था, तो महानुभाव संप्रदाय का संप्रसाधक था चक्रधर। कौन था, चक्रधर। मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था, तो मराठों के साथ होने वाली पुरंदर की संधि को हेस्टिंग जो है वो मात्र कागज का टुकड़ा मानता था। रश्मनामा फारसी अनुवाद है, तो रश्मनामा फारसी अनुवाद किसका है, महाभारत का। महाभारत को रश्मनामा कहते हैं। अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था, तो अकबर ने जैन आचार्य हर विजय सूरी को सम्मानित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था, तो वो विदेशी यात्री था जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर। ये 6 बार भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था, तो उसका कमजोर स्वभाव, ठीक है। तो सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, लेकिन कमजोर स्वभाव बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा एक अष्टभुजी मकबरा है, तो आप बता सकते हो कि अष्टभुजी मकबरा किसका है, तो अष्टभुजी मकबरा है सिकंदर लोधी का मकबरा अष्टभुजी मकबरा है। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी, तो अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका जो है वो खिज्र खां के आदेश पर लिखी थी। वो कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था, तो हम सबको पता है बलबन का था ये काम, वो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। नेक्स्ट है, विख्यात पुराणों के आधार पर निम्न में से कौन सा स्थान भगवान शिव द्वारा अपने लुकलिश अवतार के लिए चुना गया था, तो ये चुना गया था कायावरोहण, ठीक है। तो भगवान शिव के द्वारा अपने लुकलिश अवतार के लिए चुना गया था कायावरोहण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? तो अमीर खुसरो क्या बजाते थे भाई? तो अमीर खुसरो सितार बजाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? तो ममलूक वंश का था बलबन। कौन था? बलबन ममलूक वंश का शासक था। नेक्स्ट हमें यहाँ पर मिलान करना है, सुमेलिश कीजिए। ठीक, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सुमेलित करना है हमें। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या काम किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विभिन्न विभागों की स्थापना करी थी। फिरोज तुगलक ने क्या किया? फिरोज तुगलक ने उद्योग कार्यालय की स्थापना करी। ठीक है, किसकी स्थापना करी? उद्योग कार्यालय की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। बलबन ने क्या किया? बलबन ने जो है राज मुकुट की प्रतिष्ठा का पुनरुत्थान किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाएंगे हम। ठीक, चलो। तो दीवाने रिसालत क्या था? तो दीवाने रिसालत धार्मिक मामलों का विभाग था। दीवाने को ही किसे कहते थे? तो दीवाने को ही हम कहते थे कृषि विभाग को। ठीक है, दीवाने इंशा क्या था? तो दीवाने इंशा आपका पत्राचार विभाग था। और दीवाने अर्ज आपका सैन्य मामलों का विभाग था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमाएं कहाँ हैं? तो गुप्तकालीन विष्णु की वराह अवतार प्रतिमाएं उदयगिरी गुफा में है। ठीक है, नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। तो महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी उद्भांडपुर में। कहाँ पर? उद्भांडपुर में। ठीक, नेक्स्ट है, अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख जो है वो चचनामा में मिलता है। किस ग्रंथ में मिलता है? चचनामा में। नाडू क्या था? तो नाडू एक प्रशासकीय विभाग था। नाडू क्या था? एक प्रशासकीय विभाग। नेक्स्ट है, चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? चोल वंश के शासकों की महानता आपकी आधारित थी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित कौन सा था? तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष था बयाना। क्या था? बयाना। नेक्स्ट है, कौन सा विभाग कंटक शोधन से संबंधित था? तो कंटक शोधन हम किसको कहते थे? न्यायपालिका विभाग को कहते थे। किसको कहते थे? न्यायपालिका विभाग को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना वस्तुतः असहयोग आंदोलन की मूल योजना का भाग नहीं थी और किंतु आंदोलन के दौरान देश के विभिन्न भागों में बहुत लोकप्रिय हुई? तो ये हुई थी आपका ताड़ी विक्रय करने वाली दुकानों पर धरना। ठीक है, ये बहुत लोकप्रिय हुई। नेक्स्ट है, साजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? तो ये हैं आपकी ब्रह्मा और इंद्र की। ठीक है, तो साजी की ढेरी के स्तूप में प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में ब्रह्मा और इंद्र के साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? तो हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था शीलभद्र। कौन था? शीलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक और कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? नासिक और कार्ले की गुफाएं सातवाहनों के राज्य में स्थित थी। नेक्स्ट है, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में चिनाब नदी को हम अस्किनी नाम से जानते थे। किस नाम से? अस्किनी। नेक्स्ट है, राणा यणीय संहिता संबंधित है। तो राणा यणीय संहिता संबंधित है सामवेद से। किससे संबंधित है? सामवेद से। नेक्स्ट है, जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? बता सकते हो? जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो जैनुल आबदीन का वास्तविक नाम था शाही खां। नेक्स्ट है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो इराक पुरातात्विक साक्ष्य प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तो सिंधु सभ्यता से हमें किसकी जानकारी मिलती है? कांसे की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, 1937 के चुनावों के बाद प्रांतों में स्थापित कांग्रेसी सरकारों की गतिविधियों के मार्गदर्शन और समन्वय
समन्वय के लिए तथा कांग्रेस के प्रांतीयकरण को रोकने के लिए एक संसदीय उप समिति का गठन किया गया। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो श्री राजगोपालाचारी इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है कालीबंगा, जहां प्राग के हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो बताइए कहाँ से क्या क्या मिला है। तो भाई देखो, हड़प्पा से हमको मिला है समाधान R37, तो ये इससे मैच कर रहा है। ठीक, हड़प्पा से हमको यही मिला है। लोथल से हमको क्या मिला? तो लोथल से हमको गोदीवाड़ा मिला है, तो ये भी इसके साथ मैच कर रहा है। कालीबंगा से हमको क्या मिला? तो कालीबंगा से हमें जुता हुआ खेत मिला है। और मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, हो गया मैचिंग। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है भाई हमें। तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो पूरा पाषाण काल की बात हो रही है। तो पूरा पाषाण काल में हमें नदी तट अधिवास मिला। पूरा पाषाण काल में हमें नदी तट अधिवास मिला। ठीक है। मध्य पाषाण काल में हमें क्या मिला? मध्य पाषाण काल में हमें शैलाश्रय निवास मिला है। नव पाषाण काल में हमें क्या मिला? नव पाषाण काल में हमें गर्त अधिवास मिला। और ताम्र पाषाण काल में हमें कच्चे और पक्के मकान मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। किसको दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। नेक्स्ट है कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी आपकी तांबा। क्या थी? तांबा। नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया? तो सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 खत्म होता है और कल हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो यहाँ 2 प्रैक्टिस सेट का आपका 2 मान लो इसको। ठीक है, वैसे तो आपका ये 14 नंबर कल होगा, आज 13 नंबर है ये, तो 17 सेट हमें टोटल करने हैं। ठीक है, तो हम कल इस तरीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कल करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।